छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज विशेष भीड़ डेढ़ भाड़ थी। 6 दिसंबर का दिन वैसे भी मुंबई के लिए विशेष होता है, क्योंकि आज दलितों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि होने के कारण दूर दूर से लोग यहां स्थित चैत्य भूमि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। इसी दिन बाबरी ढांचे को तोड़ा गया था, अतः हर जगह इस दिन वैसे भी रेड अलर्ट घोषित रहता है। किसी गड्ढबद्धी की आशंका के मद्देनजर इस दिन सुरक्षा बल अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं। जगबीर सिंह सैनी अपनी पूरी वर्दी में मुस्तैदी से खड़ीढ़ी आने वाले यात्रियों की जांच कर रहा था। उसके हाथ में मेटल डिटेक्टर था। सामने लकड़ी के गेट से जैसे ही यात्री गुजरता तो हल्की सी टीं की आवाज आती और सैनी मुस्तैद हो जाता। यात्री वहां से होता हुआ सैनी के सामने बने एक छोटे से चबूतरे पर खड़ा हो जाता। नियमित यात्री खुद दोनों बाहें फैला देते तो सैनी उनके बदन पर हर जगह मेटल डिटेक्टर घुमाकर जांचता, लेकिन कोई नया यात्री होता तो उसे हाथ फैलाने का संकेत करना पड़ सकता था। सैनी काफी समय से ड्यूटी पर था और अब थोड़ी थकान महसूस करने लगा था। ड्यूटी ऑफिसर शिवम शर्मा अपनी चेयर पर बैठा सजगतापूर्वक एक्सरे मशीन से सभी बैग्स की जांच कर रहा था। शिवम असल में रॉ का जासूस था और एक इमरजेंसी के रूप में यहां ड्यूटी दे रहा था। अचानक उसने देखा कि एक लंबा चौंगा पहने दाढ़ी वाला आदमी थोड़ा लंगधाता हुआ चल रहा है। उसके हाव भाव संदिग्ध लग रहे थे। शिवम ने अपने अफसर नारायण रहेजा की तरफ देखा और उनका इशारा पाते ही जल्दी से अपनी एक्सरे मशीन के संचालन को रोका और झपट कर उस कतार की ओर दौड़ा जहां वह संदिग्ध धीमे धीमे सरकता हुआ जगबीर सैनी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक चोंगे वाले आदमी को शिवम की भनक लग गई। वह तेजी से उस दिशा की ओर लपका जहां बहुत सारे लोग बोर्डिंग पास लेकर खड़े ही थे। शिवम ने खतरे को भांपते हुए अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली और उसे चेतावनी देते हुए दौड़ने लगा। उधर जगबीर सैनी ने भी खतरा भांपते हुए छलांग लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोंगे वाला भारी भीड़ बर्दाश्त तक नहीं पहुंच सका, पर उसने अपने पेट के पास कोई बटन दबा दिया। उसने अपने शरीर पर जिलेटिन की छड़ी डीडीएचें बांध रखी थीं, जिनमें भयानक विस्फोट हुआ। जगबीर सिंह सैनी सहित अनेक लोगों के बदन के परखच्चे उड़ाट गए। शिवम विस्फोट के वेग से दूर जा गिरा और उसकी चेतना लुप्त हो गई। अस्पताल के अपने बेड पर पड़े शिवम को जब होश आया तब उसे वस्तुस्थिति समझने में थोड़ी देर लगी। उसके बाएं बाजू पर कच्चा पलस्तर चढ़ा हुआ था, माथे पर भी मोटी पट्टी बंधी थी और चेहरे तथा बदन पर असंख्य खरोंचों के निशान थे। उसके एक दो सहकर्मी उसे घेरे खड़े थे। सामने अपने अफसर नारायण को देखते ही उसने अपने दूसरे स्वस्थ हाथ को उठाकर सैल्यूट करने की कोशिश की तो नारायण ने उसका हाथ पकड़ कर मना कर दिया और बोला, अब कैसी तबीयत है शिवम? अच्छी है सर, शिवम थके स्वर में बोला। क्या जगबीर ठीक है? हाँ हाँ एकदम ठीक है, नारायण बोला, लेकिन उसके स्वर का खोखलापन शिवम से छुपा न रह सका। सच्चाई समझकर शिवम की आंखों में खून उतर आया। कसम है मुझे सर, एक एक हत्यारे को चुन चुन के मारूंगा, शिवम उत्तेजना भरे स्वर में बोला। जगबीर सैनी का साल भर पहले ही विवाह हुआ था और उसकी मौत ने शिवम को दुखी और क्रोधित कर दिया था। नारायण सांत्वना स्वरूप उसके हाथ को दबाकर कमरे से बाहर निकल आया, क्योंकि शिवम को अभी आराम की जरूरत थी। बाहर रमाकांत खददाहा सिगरेट सुलगाने की कोशिश कर रहा था। रमाकांत भी शिवम का सहयोगी था। अपने अफसर को देखते ही उसने तुरंत सिगरेट निकालकर बुझा दी और सहज दिखने की कोशिश करने लगा। नारायण रमाकांत के पास आया और बोला, किसी ने घटना की जिम्मेदारी ली? नहीं सर, रमाकांत बोला, अभी तक तो किसी आतंकी संगठन की ओर से जिम्मेदारी नहीं ली गई है। पता नहीं किसका काम है। जल्दी ही चूहे बिल से निकल आएंगे रमाकांत, चिंता मत करो। नारायण रहेजा वैसे कहने को तो एयरपोर्ट का सुरक्षा अधिकारी था, पर दरअसल वह भारतीय सीक्रेट सर्विस का चीफ था। वह केवल गृहमंत्री को रिपोर्ट करता था। उसकी एयरपोर्ट अधिकारी की पोस्ट केवल सीक्रेट ऑफिसर की असलियत छुपाने के लिए थी। यहां तक कि उसकी पत्नी भी यह नहीं जानती थी कि उसका पति नारायण एक जासूस था। गृहमंत्री बाबूराम सैनी के मंत्रणा कक्ष में गुप्त मीटिंग में नारायण मौजूद था। आज सुबह ही लश्कर गाजी के चीफ हाजी बाबा ने हवाई अड्डे पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हिंदुस्तान को और अधिक हमलों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। हाजी बाबा का पूरा नाम मुनव्वर शेख अब्दुल्ला था, जो हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था।
पर दिल्ली बम धमाकों में नाम जुद्धने के बाद पाकिस्तान भाग गया था और अब वहीं से हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियां चलाया करता था। हिंदुस्तान बार बार पाक को सबूत देकर उसके वहां होने की बात करता, पर पाक सरकार हमेशा सबूत कम या नकली होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दाच लेती थी। सर, नारायण गला साफ करता हुआ बोला, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हाजी कराची में ही छुपा हुआ है, तो क्या हमें सर्जिकल स्ट्राइक करके इस मुसीबत को हमेशा के लिए नहीं खत्म कर देना चाहिए? तुम समझते नहीं हो नारायण, गृह मंत्री बाबूराम सैनी ने समझाया। हम सीधे कराची पर अटैक नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक संप्रभु और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। उस पर हमला हमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में दबाव में ले आएगा। लेकिन सर, नारायण बोला, क्या हम छुपकर वार नहीं कर सकते? कोई अकेले के दम पर जाकर हाजी को ठोक दे तो सरकार की जिम्मेदारी कहां बनती है? पहली बात तो ये कि इतना काबिल और समर्पित व्यक्ति कहां मिलेगा जो अकेले दम पर पाकिस्तान में घुसकर हाजी को ढेर कर सके, और दूसरे, इस काम में सफल होने का चांस बेहद कम है। अतः ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती। गृह मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। सर, नारायण बोला, मेरे पास एक ऐसा जांबाज मौजूद है जो हर खतरे से खेल सकता है और कठिन से कठिन मिशन पर कामयाब हो सकता है। कौन है वह? शिवम शर्मा नाम है उसका। आजकल एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारी के रूप में तैनात है। ठीक से सोच लो नारायण, अगर शिवम वहां पकड़ दहा या मारा गया तो सरकार उसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देगी। अगर यह सिद्ध हो गया कि शिवम हमारा जासूस है तो हमारी बहुत किरकिरी हो सकती है। डोंट वरी सर, आई नो माई बॉय, कल उसे लाकर मिलवाता हूं आपसे, कहकर नारायण ने सैल्यूट किया और चल पड्डी डीहा। अगले दिन शिवम और नारायण गृहमंत्री बाबूराम से मिले। शिवम को देखते ही बाबूराम का सिर इनकार में हिलने लगा। अरे भाई, ये आदमी तो अभी चलने फिरने लायक भी नहीं लग रहा है। ये उधर जाकर क्या करेगा भला? वे बोले, सर, आप इसके अवतार पर मत जाइए। हाथ पर कच्चा प्लस्तर बंधा है जो इसकी आरडीएच है। लोग इसे एक बाजू का नाकारा समझेंगे जबकि यह पूरी तरह फिट है। आप कहें तो मैं इसका एक डेमो दिखाऊं? ओके, बाबूराम बोले, ऐसा समझो कि तुम लोग मुझे किडनैप करने आए हो। मैं सुरक्षा रक्षकों को बुलाता हूं। दिखाओ जलवा, कहकर बाबूराम ने मेज के पैनल में लगा बटन दबा दिया। पलक झपकते ही केबिन का दरवाजा खुला और कई सशस्त्र गार्ड कमरे में प्रविष्ट हो गए। लेकिन उसके पहले ही शिवम बिजली की तेजी से बाबूराम तक पहुंचकर उनकी कनपटी पर रिवॉल्वर रख चुका था। एक हाथ पर प्लास्टर बंधे होने के बावजूद उसकी तेजी गृहमंत्री जी को चकित कर गई। ओके शिवम, ग्रेट जॉब, कहकर मंत्री जी ने सुरक्षा रक्षकों को जाने का आदेश दिया। वे सब भारी असमंजस में पड्डी डीएच गए। तब बाबूराम ने उन्हें पूरी बात बताई। शिवम अब शांत होकर अपनी कुर्सी पर बैठा था। सुरक्षा गार्ड विचित्र दृष्टि से शिवम को घूरते हुए चले गए। सर, अगर अभी मरने मारने की नौबत भी आ जाती तो मैं सफल हो जाता, शिवम लापरवाही से बोला। कैसे? आश्चर्य से मंत्री जी बोल पड़ी डीहे, मेरा जो कच्चा प्लास्टर है उसके भीतर एक पूरी तरह प्लास्टिक से बनी इटालियन गन छुपी हुई है जो किसी मेटल डिटेक्टर की पकड़ी डीएच में नहीं आ सकती, और वह इस तरह सेट है कि मेरी उंगली की एक हरकत से बेआवाज आग उगलने लगेगा। शिवम अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए क्षण भर रुका। मंत्री जी मुंह बाएं उसे देख रहे थे। शिवम आगे बोला, अगर मैं अभी फायर करता तो सभी गार्डों की लाशें अभी तक बिछ गई होती और उनकी आत्माएं स्वर्ग में चित्रगुप्त से हाय हेलो कर रही होती। बहुत खूब शिवम, मंत्री जी बोले, फिर नारायण से मुखातिब हुए। तुमने इसे यह तो बता दिया है ना कि असफल होने की सूरत में हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे? मुझे सब खबर है सर। शिवम बीच में ही बोल पड़ा, आप कोई फिक्र न करें। फिर गृह मंत्री ने खुद उठकर शिवम की पीठ थपथपाई और बोले, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अब मैं तुमसे तब मिलूंगा जब तुम सफल होकर लौटोगे। भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हारी कोई मदद न कर सकेंगे। शिवम मुस्कुराता हुआ बोला, उसकी नौबत नहीं आएगी सर। मैं कुछ समय में ही हाजी को मारकर आपसे मेडल लेने हाजिर होता हूं। मंत्री जी भी मुस्कुरा उठे और शिवम नारायण के साथ लौट आया। अब उसे तुरंत कूच करना था। 2 दिन बाद जब शिवम कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो उसका नाम गोपाल बाबू था, जो मुंबई का एक व्यापारी था
और उसके पास के कागजात इस बात की पुष्टि करते थे कि वह व्यवसाय के सिलसिले में कराची आया हुआ था। कराची एयरपोर्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वह बाहर निकला तो एयरपोर्ट पर उसके नाम की तख्ती लिए एक कम उम्र का नौजवान खड़ा था। शिवम ने जाकर उससे हाथ मिलाया। हेलो, मैं गोपाल बाबू, मुंबई हेलो। वह गर्मजोशी से हाथ हिलाता हुआ बोला। माई सेल्फ मोहम्मद खालिद। आपका सफर कैसा रहा जनाब? बहुत बढ़िया रहा खाली। और सुनाओ, मौसम कैसा है कराची का? कराची भी आपकी मुंबई की तरह सागर किनारे बसा है ना? तो आपको बिल्कुल वही मौसम मिलेगा जनाब, न ठंड न गर्मी। और वह हंसने लगा। शिवम को लड्डैच का पसंद आया। मुझे रिंग रोड पर कोई कमरा दिलवा दो, मुझे समुंदर पसंद है। रिंग रोड कराची के सागर तट पर चली गई लंबी सड़क थी, जिस पर एदी फाउंडेशन का वो दफ्तर था जिसमें हाजी के आते रहने की अफवाह थी। एदी फाउंडेशन गरीब और वंचितों की मदद करने वाला बहुत बड़ा प्रतिष्ठान था, जिसकी आड़दैच में हाजी छुपा रहकर हिंदुस्तान विरोधी काम करता था। पाकिस्तान सरकार भीतर भीतर उसे खूब मदद करती थी, पर ऊपर से उससे संबंध होना स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि हाजी बाबा इंटरपोल का भी वांछित अपराधी था।